Hello everyone, myself Tarun from Mans Chandigarh IAS, and today we are going to have discussion on our current affairs of 22nd of September. तो आइए देखते हैं important current affairs from 22nd of September. But before starting our current affairs, I like to remind you again कि हम क्या क्या sources use करते so that it can become your one-stop solution for your current affair needs, like The Hindu, Indian Express, other relevant newspapers, then PIB, that is Press Bureau Information, then magazines like Down to Earth, rather journals, and अदर रेलेवेंट सोर्सेज जहाँ से और करंट अफेयर्स आने के चांसेस होते हैं. तो हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटास निकालते हैं एंड वी ब्रिंग इट टू यू एंड इट इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर करंट अफेयर नीड्स. So now let us begin with our current affairs. So the first news over here is talking about the domestic violence act जिसको 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं. So I have already told you guys once कि जिसको 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 5 years complete होते, they become relevant for your upcoming prelims examination. So domestic violence act of 20 domestic violence act आपके लिए important हो जाता है because इसको 20 years complete हो चुके हैं. So let us see about the domestic violence act. The protection of women from Domestic Violence Act 2005 is aimed at providing protection to wife or female या लिव इन पार्टनर को भी, not just wife but also the female live in partners from the violence at the hands of husband और मेल या फिर उनके कोई फैमिली मेंबर से, राइट, या तो उनके रिलेटिव से of the husband or the male person. So according to crime in India, and this data becomes very important for your examination, against crimes against women में आप इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए मेंस के लिए, तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस डेटा एज क्राइम्स इन इंडिया 2022 का जो रिपोर्ट है भाई एनसीआरबी. सो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी भी आ गई कि क्राइम्स इन इंडिया 2022 का जो रिपोर्ट था बाय एनसीआरबी, उसने बोला देयर वर रिकॉर्डेड 4.45 lakh cases of crimes against women रजिस्टर किए थे इन जस्ट 2022 एंड दिस ट्रेंड हैज बीन इंक्रीजिंग विथ मेजॉरिटी क्राइम्स एज क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड्स और देयर रिलेटिव्स. तो मोस्टली हस्बैंड्स या फिर उनके रिलेटिव्स से क्राइम्स हुआ है, उस टाइप के केसेस के रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए हैं. की एस्पेक्ट ऑफ द एक्ट्स क्या क्या है. पहली इंपॉर्टेंट चीज ओवर हियर कि डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस दिया गया है. डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, बट इस एक्ट के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर डिफाइंड है. ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस डिफाइंड है. इट इंक्लूड्स एक्चुअल अब्यूज और थ्रेट ऑफ अब्यूज, whether physical, sexual, verbal, emotional, economic and harassment by way of unlawful dowry demands. तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं अब्यूजेस. इट कुड बी फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इवन मेंटल भी इसमें इंक्लूडेड है बिकॉज इमोशनल इज पार्ट ऑफ मेंटल हरासमेंट. देन देयर इज योर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के बारे में बात किया गया इस एक्ट में. इट रिक्वायर्स स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट प्रोटेक्शन ऑफिसर, registered service providers and notified shelter homes and medical facilities. तो बेसिकली अगर कोई पीड़ित है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऑफिसर होना चाहिए पहली बार, एंड आफ्टर दैट एक रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर भी होना चाहिए जो सर्विस प्रोवाइड कर सके, उनको टाइमली हेल्प कर सके, सो दैट शी कैन कॉल समवन एंड वो आके उनको प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द अब्यूज. एंड ऑल्सो शेल्टर होम्स, ऑब्वियसली इफ अ वुमेन इज लिविंग इन अ, if it is a wife and let's say she is living with her husband in the husband's house, so eventually she has to move out because he has been abusing her. तो उसके लिए शेल्टर होम्स भी होना चाहिए और वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी चाहिए. एंड अदर देन दैट, protection officer make domestic incident report to magistrate
ensure legal aid to aggrieved women and make available a safe shelter home. तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम क्या होता है वो इसमें डिफाइन किया गया है कि उनको लीगल एड प्रोवाइड करेंगे एंड मेक अवेलेबल सेफ शेल्टर होम और ऑल्सो ये रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट को नोटिफाई करेंगे. Service provides the legal aid, medical facility, financial or the other assistance to the aggrieved women. किसी भी टाइप की हेल्प अगर विमेन को चाहिए तो वो सर्विस प्रोवाइडर देगा. अब इसमें रिलीफ्स क्या क्या है कि अग्रीवेड वुमेन कैन सीक वेरियस रिलीफ सच एज प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग सकती है, रेसिडेंस ऑर्डर मांग सकती है, कस्टडी अगर इफ दे हैव किड तो बच्चा इफ दे हैव किड्स और किड तो शी कैन आस्क फॉर द कस्टडी, मॉनेटरी रिलीफ मांग सकती है, शेल्टर एंड मेडिकल फैसिलिटीज ये सब मांग सकती है. सो एग्रीवेड वुमेन कैन सीक वेरियस रिलीफ्स. रेसिडेंस राइट्स भी है इसमें. एक्ट प्रोवाइड्स एवरी वुमेन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप द राइट टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड. यस, she can also ask for the shared household क्योंकि राइट टू रेसिडेंस एक राइट है एंड इट एक्ट प्रोवाइड्स एवरी वुमेन द इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप द राइट टू रिसाइड इन द प्लेस. अब कंसर्न्स क्या क्या है हमने उसके प्रोविजंस देख लिया एक्ट के, but after that there are some concerns regarding it. So what are the concerns? First is social and cultural obstacles such as victim blaming and economic dependence on abuser plays a significant role. Then there is structural problems like poor shelter infrastructure and low conviction rates further hinder the effective protection. Yes, structural issues है हमेशा से कि conviction rate जल्दी नहीं होता, it takes lot of time to reach the judgment, तब तक और उनकी harassment होती है. बिकॉज ऑफ दैट फैमिलीज को हरास किया जाता है. पुअर शेल्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे उनको रखा जाता है वो शेल्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर इज पुअर. नो प्रॉपर medicines are provided over there. Then there are institutional barriers like lack of awareness among women. आधे women's को तो awareness ही नहीं है कि ऐसा कुछ उनके लिए है, protection भी है. And inadequate training of protection officers and police. Sometimes police officers or the protection officers are also insensitive. They are insensitive regarding this case and they want to just brush it off. They want to just brush it off कि नहीं आप आपस में देख लो जो भी है issue, just resolve it, it's a minor incident or something like that, and they don't take it seriously. Then there is misuse of also. There has been an increase in number of false cases being filed under the act. So there are lot of false cases भी file कर रहे under this act. तो ये सारे concerns है. Now try to attempt this question. It's very doable question. With reference to protection of women from domestic violence act, consider the following statement. The act provides protection not only to married women but also to the women in live-in relationships. Yes, this is correct statement. ये हमने already देख लिया था. Under the act, domestic violence include physical, sexual, verbal, emotional and economic abuse. Yes, ये definition है उसका हमने पढ़ा था. This both statement are correct over here. So there are only two options A and D which could be correct over here. Only very important term over here, only a magistrate of the rank of district judge or above can issue protection orders under the act. नहीं, हमने तो देखा था कि protection officer भी दे सकता है, right? Protection officer भी provide कर सकता है order for the protection, right? So this statement over here is incorrect and answer here is A, 1 and 2 only. So protection orders are issued by the magistrate of first class also and not necessarily a district judge. So first class वाला judge भी हो सकता है. Now the second important current affair is talking about here blue ports. World class blue ports बनाने की बात हो रही है तो India and FAO, that is Food and Agriculture Organization ने hands join किया है to build a world class blue ports. तो हमें जानना है कि blue ports होता क्या है, how it will transform the current port scenario. बेसिकली पोर्ट को हम मॉडर्न लाइंस में डेवलप करेंगे, बेस्ड ऑन AI, 5G नेट and phishing and using various ICT, that is information technology.
और हम फिशिंग पोर्ट को कन्वर्ट करेंगे इनटू द fishing port will be converted to blue port so that they can increase their role in global play and which will ultimately help in increasing economy of scale for India. तो इससे जॉब क्रिएशन होगा, ग्रोथ होगा एंड वेरियस स्पिल ओवर इफेक्ट होगा. So let us see regarding this. It is a collaborative initiative of FAO's TCP to upgrade fishing ports. Very important. Fishing ports को हम convert करें into smart, sustainable and inclusive blue ports. तो smart, sustainable and inclusive. SSI हमें याद रखना है. SSI इसका main aim है. That is smart, sustainable and inclusive. इंक्लूसिव ब्लू पोर्ट्स ensuring economic growth and ecological protection. Yes, सस्टेनेबल है तो इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रायोरिटी होता है. Then there is organize, which are the organizations involved in it? The organization is first of all from India's side Department of Fisheries under Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. From Government of India, तो Government of India को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? Department of Fisheries, which lies under Ministry of Fisheries, and FAO of United Nations. तो Food and Agricultural Organization या Food and Agriculture Organization of United Nations, इन दोनों का these both organizations are involved in developing blue port in India. तो इसका एम क्या है? What are the aim? Modernize fishing harbor infrastructure, yes. Boost post-harvest efficiency, ensure traceability and promote climate resilient, tech-driven fisheries value chain. So basically, again, backward and forward, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस को हमें रोबस्ट बनाना है. बैकवर्ड लिंकेजेस क्या क्या हो सकता है? सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल बेसिकली फिश एंड अदर मटेरियल्स, तो वो कैसे होगा? बाय इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक शिपिंग इंप्रूव करके, मेथडोलॉजी इंप्रूव करके, उससे हम रॉ मटेरियल पे कंट्रोल लाएंगे अलॉन्ग विद डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर रोड्स इंफ्रा, जहाँ से हम बैकवर्ड लिंकेजेस कर पाए. फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होगा? कि क्रिएटिंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रेड में हेल्प करेगा, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा एंड इवेंचुअली ग्रोथ में हेल्प करेगा. सो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस को हमें रोबस्ट बनाना है. देन देयर इज एनहांसिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. डेफिनेटली मरीन इकोसिस्टम या मरीन फूड्स आर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा, हमें पता है, वेरियस वाइटामिन्स, मिनरल्स जो माइक्रो डेफिशिएंसी एंड डेफिशिएंसी को टारगेट करता है. सो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ भी हम मूव करेंगे एंड स्ट्रेंथन एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस एंड एम्पावर कोस्टल कम्युनिटीज. तो इससे हम 3 टारगेट पूरा करेंगे हमारा. फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पाएंगे. इट विल स्ट्रेंथन आवर एक्सपोर्ट. यस, वी आर द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर after China. We are the second largest in the world and we want to become the largest exporter too. हम अभी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है, सो वी आर एमिंग फॉर दैट टू कि हमें लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनना है. तो इससे हमारा रिजर्व्स इंक्रीज होगा, फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज होगा एंड दैट विल हेल्प इन लॉन्ग लास्ट गेम एंड ऑल्सो इट विल एम्पावर द कोस्टल कम्युनिटी. सो हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. We are talking about inclusive development over here. Now what are the features of blue ports? एक तो smart technology integration, yes, IoT यूज करेंगे, AI, 5G, automation, satellite communication, real time data analytics, ऐसे मल्टीपल चीजें हम यूज करेंगे. Then there is eco-friendly infrastructure, rain water harvesting, energy efficiency lighting, electric equipment, robust waste management, sewage treatment. yes, तो हम इसे सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं. तो सस्टेनेबल कैसे बनेगा? व्हेन वी मिनिमाइज द वेस्टेज. वेस्टेज को अगर मिनिमाइज करेंगे तो हमारी चीज़ें मोर सस्टेनेबल रहेगी, है ना, इको फ्रेंडली रहेगी, तो ज़्यादा एंड इट इज़ मोर लॉजिकल ऑल्सो, क्योंकि इन प्रेजेंट सिनेरियो
we have to make growth, but not at the cost of environment. We have to conserve the environment too, because we have made a target of becoming net zero by 2070. तो ये इस टारगेट को अचीव करने में भी हेल्प करेगा, राइट? नेट जीरो बाय 2070 के टारगेट को अचीव करने में भी ये हेल्प करेगा, राइट? देन देयर इज क्लाइमेट रेजिलियंस, यस, पोल्यूशन कंट्रोल, डेब्रिस क्लीन अप, एनर्जी ट्रांजिशन इन पोर्ट ऑपरेशन, तो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने का ट्राई करेंगे इसमें. Now, with reference to the concept of blue ports in India, consider the following statement. A very easy question again, very doable question. Just read the options very thoroughly. So, blue ports refers to modern port facilities developed with a focus on maritime logistics, coastal economic zones under Sagarmala program. Yes, मतलब if we think logically, it is correct because सागरमाला प्रोग्राम में भी हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम इंफ्रा ग्रोथ की बात करें कि इंफ्रा प्रॉपर रहेगा तो उसके बाद बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस वाला पॉइंट आ जाएगा, राइट? देन द कंसेप्ट ऑफ ब्लू पोर्ट्स aims at integration of port infrastructure with smart technologies and sustainable practices similar to the concept of blue economy. Yes, यही मैंने बोला था कि ब्लू पोर्ट से वी वांट टू टारगेट ब्लू इकोनॉमी, तो ये दोनों टारगेट अचीव हो सकते हैं. द लास्ट थिंग, द टर्म ब्लू पोर्ट्स इज ऑफिशियली डिफाइंड इन इंडियन पोर्ट्स एक्ट. इज इट सो? मैंने एक भी बार बोला कि ब्लू पोर्ट को हमने डिफाइन करके रखा है कोई एक्ट में या किसी में? इफ इट वुड हैव बीन, आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट पॉइंट. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर हियर इज बी, ओनली टू. So as you can see, answer here would be B, 1 and 2 only, that is only 2. So first statement and second are correct, third is incorrect. As it is not defined in blue ports, it is a policy and vision document terms and not a statutory definition. Yes, it is a policy and vision है ये हमारा, and it is not a statutory definition. Now let us see the next current affairs, very interesting one about advance authorization scheme. तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है उसके बारे में हम जानेंगे. उससे पहले जानते हैं कि ये न्यूज़ किस बारे में था. इसमें आया था कि डोमेस्टिक कोक मेकर्स फ्लैग इंपोर्ट मिसयूजेस. तो रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल कोक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, दैट इज इमकॉम, फ्लैग द मिसयूज ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम. तो यहाँ पे जो ये कोक है, इट इज टॉकिंग अबाउट पेट कोक एंड नॉट द कोको कोला या कोक जो हम ड्रिंक करते हैं. तो पेट कोक हम यूज़ करते हैं मोस्टली फॉर एनर्जी कन्वर्जन. ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन के लिए हम इसको यूज करते हैं. इट इज अलेज्ड दैट द इंपोर्टेड कुकिंग कोल वाज बीइंग यूज्ड टू फॉर स्टील सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्ट्स. तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है ये समझ में आ जाएगा, तो ये इधर मिसयूज कैसे हो रहा था वो भी समझ आ जाएगा आपको. तो लेट अस सी अबाउट दैट कि व्हाट इज एएएस, दैट इज एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम. इट इज अ फॉरेन ट्रेड इनिशिएटिव है ये एक फॉरेन ट्रेड, it is a foreign trade initiative, it is a foreign trade initiative allowing duty free imports of inputs used in manufacturing export products. So for example, there is a company of tires, let's assume कि टायर्स की कंपनी है, तो ये इंपोर्ट कर रहा है रबर फ्रॉम सम अनदर कंट्री. रबर इंपोर्ट किया जा रहा है, तो इस पे कुछ ड्यूटी लगेगा, राइट right? कुछ ड्यूटीज लगेगा, कस्टम ड्यूटीज. बट अब एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में बोला गया है कि अगर आप कोई रबर मंगा रहे हो इंडिया में एंड वो पूरा रबर से आपने टायर्स बना दिया एंड यू आर डायरेक्टली एक्सपोर्टिंग इट, मतलब आप इंडिया में नहीं, डोमेस्टिक सेल नहीं कर रहे हो, जितना आपने समझो 100 टन ऑफ रबर मंगाया है एंड आउट ऑफ दैट 70 टन कर 70 टन का टायर बनेगा, तो आपने 70 टन का टायर एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिया विदाउट सेलिंग इन द डोमेस्टिक मार्केट. तो इस पे जो आपका ड्यूटी लगा है वो कैंसिल हो जाएगा या उसको हम ड्यूटी फ्री कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम. तो इट इज, तो वही है ये कि इट इज अलाउिंग ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ द इनपुट्स. तो इनपुट यहाँ पे रबर था तो ये इनपुट हो गया, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स. तो और मैन्युफैक्चरिंग जैसे टायर का प्रोडक्ट हमने एग्जांपल के फॉर्म में समझ लिया है. ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है एंड यू वोंट मेक एनी मिस्टेक्स इन दिस टॉपिक.
तो इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखता कौन है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट एम्स टू रिड्यूस इनपुट कॉस्ट, ऑब्वियसली क्यों किया गया रहेगा, ताकि हमारा इनपुट कॉस्ट कम हो जाए, ताकि एक्सपोर्ट हमारा कंपिटिटिव रहे एंड मोर डॉलर्स कैन फ्लो इन बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमारा अगर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कंपिटिटिव रहा मार्केट में तो उसको ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगा, ज़्यादा डिमांड मिलेगा, एंड ज़्यादा डिमांड मिलेगा तो वी हैव मोर बेनिफिट बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट्स। So to reduce input cost of the to reduce input cost for exporters, thereby improving the global competitiveness of Indian goods। तो यहाँ पे यही हो रहा था कि जो कोक मैन्युफैक्चरर्स थे जो मंगा रहे थे कोक, उसको यूज करके जो भी उनको बनाना था वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, रैदर दे वर यूजिंग टू सेल इन द डोमेस्टिक मार्केट, स्टील को, वो स्टील को वो लोग डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर रहे थे एंड दे वर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द ड्यूटीज, जो ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट या स्टील रॉ मटेरियल कुकिंग कोल आया होगा वो ड्यूटी फ्री मिल गया होगा उनको, एंड दे वर सपोज टू सेल दैट स्टील इन इंटरनेशनल मार्केट या एक्सपोर्ट करना था, as coking coal is used in the manufacturing of steel, but instead of exporting they were selling it into the domestic market, so this was the misuse done by the domestic producers। अब की फीचर क्या है इस स्कीम का कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है, यस वी हैव ऑलरेडी रीड दैट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स होता है, सैन बोलते हैं जिसको, एक्सपोर्ट मस्ट कॉन्फॉर्म टू सेक्टर वाइज नॉर्म्स इशूड बाय द DGFT, and exporter can also seek an ad hoc norms if SIAN doesn't apply। Eligibility क्या है, open manufacturer exporters and merchant exporters linked with supporting manufacturers, तो it is open to manufacturers, exporters and merchant exporters जो लिंक करके रखा है अपना एक्सपोर्ट विद द सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर्स। Then there is physical incorporation principle, input must be physically consumed or used in the manufacture of the final export। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि हम यूज करेंगे, आपने दूसरा कर दिया एंड यू आर एक्सपोर्टिंग दैट एंड टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट आल्सो, नो, आपने जिस प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया है वही फिजिकली उस प्रोडक्ट में यूज भी होना चाहिए एंड दैट प्रोडक्ट इज नीड टू बी एक्सपोर्टेड। Now try to attempt this question, straightforward question. Under the advanced authorization scheme, government primarily allows duty-free import of inputs for the export production। ये तो ऑलरेडी हमें पता है सही है, but let us see the other option also। Import of finished goods at concessional rates for domestic sale, of course not, इससे तो हमारा import बहुत बढ़ जाएगा and that will be very dearly to us। Then export of goods without payment of GST, doesn't make any sense कि ऐसा कुछ होगा। Automatic clearance of imports without any documentation, oh definitely not, without any documentation तो it seems very मतलब very absurd, ये तो बहुत ही absurd है कि हम without any documentation कुछ मंगाएंगे। So answer over here is A again, duty free imports of inputs for export of production। Now PM Modi to review progress of National Maritime Heritage Complex at लोथल, तो लोथल पिछले पास्ट कुछ ईयर से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इट बिकम्स वेरी रेलेवेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ हम नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, एंड अदर देन दैट क्योंकि यहाँ से ये जॉब लाएगा, टूरिज्म लाएगा, इट हैज़ मल्टीपल इम्पैक्ट, राइट। एंड अदर देन दैट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आईवीसी वैसे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड उसमें लोथल हैज़ नाउ बिकम अ हॉट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। So about National Maritime Heritage Complex. It is a flagship project of Government of India to piece together entire 5,000 years of India's maritime history and showcase it under one roof। तो इंडिया का जो मैरीटाइम हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट 5,000 ईयर्स का है, तो उसको हम शो करना चाहते हैं, शोकेस करना चाहते हैं एक जगह पर, सो दैट वहाँ पे लोग देखने आए एंड इट बिकम्स अ हब, अ ग्लोबल हब फॉर द मैरीटाइम थिंग। The Ministry of Ports, Shipping and Waterways, under its Sagarmala program, is developing NMHSC, that is National Maritime Heritage Complex, at Lothal in Gujarat। लोथल क्यों सिलेक्ट किया गया होगा, बिकॉज लोथल इज कंसिडर्ड
the earliest port of India जो बहुत active था during our IBC phase. So the location of Lothal is significant since it is one of the prominent cities of the ancient IBC dating back to 2400 BC, located 76 kilometers from Ahmedabad. तो ये located है 76 kilometers away from the Ahmedabad in Gujarat. It is the only port town of IBC. Important fact for us, the only port town of IBC था Lothal. Archaeological excavation has discovered the oldest man-made dockyard over 5000 years old in Lothal. तो man-made dockyard भी मिला है in Lothal. It is also 5000 years old. और ये एनविशन कर रहा है वन ऑफ द लार्जेस्ट मैरीटाइम कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड. तो एनएमएचसी से एनविशन कर रहा है वन ऑफ द लार्जेस्ट मैरीटाइम कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड. It will be a one of its kind, digitally enhanced, experienced, with aim of attracting tourists and historians from all over the world who will get to see and learn about the rich, diverse and maritime history of India. Ministry of Port Shipping and Waterways has also appointed a Indian Ports Association as nodal agency. एक nodal agency बनाया है जिसका नाम है Indian Ports Association, while Indian Port Retail Corporation Limited is the executing agency. So there are two bodies, nodal agency Indian Port Authority, sorry Indian Port Association, and on the other hand there is an executing agency जिसका नाम है Indian Port Rail Corporation Limited. It is being developed in area of about 400 acres or estimated cost है almost 4500 crore. So these are major sites of IVC. As you can see, here is your Mohenjo-daro, Chanhu-daro, Dholavira, Surkotada. Right. Here is your Kalimangan, Rakhigadi in Haryana, Manda, the northernmost site, northernmost site of IVC in Indian subcontinent. In Indian subcontinent, mein northernmost is Manda. Westernmost is Sutka Jandor. Right? You guys can tell me which is the easternmost and the southernmost sites of IBC in the comment section. Right? And here is our Lothal near Gulf of Kambat. Near Gulf of Kambat, we have Lothal. तो आइए लोथल के बारे में जानते हैं कुछ. Lothal was one of the southernmost site, one of the southernmost, it is not the southernmost, of IVC located in Bhal region in the now state of Gujarat. It is the port city. It is a port city believed to have been built around 2200 to 2400 BC. Okay? Lothal was thriving trade center in ancient times with its trade of beads, gems and ornaments reaching West Asia and Africa. Yes, Mesopotamia. और यहाँ पे सब यहाँ बीड्स एंड ये बीड्स जेम्स ऑर्नामेंट्स मिले हैं विच वर रिसेम्बलिंग टू आईवीसी वाला बीड्स जेम्स एंड ऑर्नामेंट्स. द मीनिंग ऑफ लोथल is a combination of two, that is loth and thal. Thal is more like a sthal place. This is the mound of dead. In Gujarati it means the mound of dead. Incidentally, the name of the city of Mohenjo-daro also is mound of dead but in Sindhi. तो एक कॉमनैलिटी दिख रही है यहाँ पे कि लोथल एंड मोहनजोदारो दोनों का मीनिंग होता है माउंट्स ऑफ डेथ बट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. लोथल का गुजराती में होता है while on Mohenjo-daro is in Sindhi. Lothal has the world's earliest known dock which connects the city to ancient courses of Sabarmati river on the trade route between Harappan cities in Sindh and the peninsula of Saurashtra. So as you can see, अगर किसी को हरप्पा मोहनजोदारो इनको ट्रेड करना होता था तो यहाँ से इट यूज टू ट्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज यहाँ पे अच्छा डॉकयार्ड डेवलप किया गया था. तो ट्रेड के लिए इट हैज बीन अ गुड प्लेस. Now try to attempt this question. With reference to Lothal of IBC, consider the following statement. Lothal is known for its well-planned dockyard, considered one of the earliest in the world. Yes, we all know this is true. Well-planned dockyard है उधर. Bead making and semi-precious stones ornaments were
Important crafts of Lothal, yes, again true, we have read. The Great Bath, similar to Mohenjo-daro, has been found at Lothal. No, this statement is incorrect. Answer here is A, 1 and 2 only. Now let us start with the next topic. Financial irregular in Financial irregularities were found at Kerala's Periyar Tiger Reserve. तो हमारे लिए वैसे भी टाइगर रिजर्व, national parks, wildlife sanctuaries, there are a lot of this, right? So we have to be selective. Pardon me. We have to be selective कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा ड्रॉप करना है. तो जो न्यूज में कॉन्स्टेंटली रहते हैं या आते रहते हैं, वी हैव टू रीड अबाउट दोज. देर आर मोर चांसेस कि ये आएंगे, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ देम इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन. तो हमें रिटेन भी रखना है, तो रिटेन हम उनको रखेंगे जो न्यूज में अगेन एंड अगेन आ रहे. तो दैट वुड बी मोर लॉजिकल अप्रोच कि हम उसको सिलेक्टिवली रीड करें, बट सिलेक्टिवली जिसको पढ़ रहे हैं उनको डिटेल में पढ़ लें, सो दैट एटलीस्ट उनमें से आए तो हम गलत ना करें. If we'll go for everything, then we are not able to master any one of them, right? उससे अच्छा हम उन पे मास्टर करेंगे जो न्यूज में है, चांसेस ज्यादा है जिनका आने का. So let us see about Periyar Tiger Reserve. It is named after the river Periyar River that flows through it, and it is located in Idukki district of Kerala. So three important facts here. Periyar River है उधर, Idukki district and Kerala. It is it set high it is set high at Cardamom Hills and Pandalam Hills of the Western Ghats adjacent to the border with Tamil Nadu. तो Western Ghat के Pandalam and Cardamom Hills के पास में है ये. It surrounds the Periyar Lake. There is a Periyar Lake also, which was created in 1895 by building a dam across the Periyar River. तो Periyar River पे एक डैम बनाया था एंड उस पे एक Periyar Lake भी बनाया. The terrain is hilly and undulating with a maximum altitude of 2016 मीटर, और वो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं कोट्टमला. तो कोट्टमला इज द हाईएस्ट पीक इन पेरियार टाइगर रिजर्व. तो इसमें दो रिवर्स है मेन, तो एक तो पेरियार हमने ऑलरेडी जान लिया एंड अनदर वन इज पंबा रिवर. तो दो रिवर है, पंबा रिवर और पंपा रिवर, पंपा भी बोला जाता है इसे, एंड देर इज पेरियार रिवर. मुल्ला पेरियार डैम, जिसकी वजह से केरला में फ्लड्स आए थे, इफ यू रिमेंबर, दैट इज योर मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड इन दिस पेरियार टाइगर रिजर्व. इट इज होम टू मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग मनन्स एंड पलियान्स. तो पलियान्स एंड मनन ट्राइब्स भी यहाँ मिलते हैं. वेजिटेशन क्या है, इट मोस्टली कंप्राइज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस, ट्रांजिशनल फ्रिंज एवरग्रीन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड यूकलिप्टस प्लांटेशन, ये सब यहाँ मिले जाते हैं. सो दिस इज द मैप ऑफ केरला एंड इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व. सो पेरियार हियर इज योर पेरियार टाइगर रिजर्व. यहाँ पे आपका पेरियार टाइगर रिजर्व है. उसके ऊपर देर इज इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑफकोर्स इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है. देन देर इज योर मठिकेतन शोला नेशनल पार्क, पंबडुम शोला नेशनल पार्क. सो ये सब इनके आसपास है. शेंडोराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पास ही में है. So we have to remember this. Sometimes they can ask north to south or south to north वाले thing में. But we have to remember it is in the southern part of Kerala and not the central or northern part of Kerala. जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वायनाड, परम्बिकुलम, ये सब नॉर्थ की तरफ या सेंट्रल की तरफ है. नाउ स्विचिंग एलपीजी कनेक्शन मोबाइल टेलीफोनी वे, एक पीएनजीआरबी ने बोला है. तो व्हाट इज पीएनजीआरबी, एंड इस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी पीवाईक्यू पूछा है. तो आइए जानते हैं व्हाट इज पीएनजीआरबी. दैट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी रेगुलेटरी बॉडी. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी. तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कोई एक्ट से बना है, and established under Petroleum and Natural Gas Regulatory Body Act, Board Act of 2006. तो 2006 में एक एक्ट बना है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के ऊपर, तो उसके ऊपर ही ये बॉडी भी बना है, ये बोर्ड भी बना है. टू प्रोटेक्ट द तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, राइट. इनका काम है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स
and entities engaged in specific activities relating to पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के ऊपर, natural gas and to protect competitive market for the matters connected therewith. और इसमें क्या क्या मैंडेट किया है कि रिफाइनिंग के प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, प्रोसेस कैसे होगा उसको मैनेज करेगा, स्टोरेज कैसे होगा उसको मैनेज करेगा, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड ऑल्सो सेल ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस, बट एक्सक्लूड करता है प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो प्रोडक्शन पे ये फोकस नहीं कर रहा है, बेसिकली बैकवर्ड पे फोकस नहीं कर रहा है, ये फॉरवर्ड लिंकेजेस पे फोकस कर रहे हैं। जो भी सारा फॉरवर्ड लिंकेजेस है, फॉरवर्ड लिंकेजेस है उस पे फोकस कर रहा है ये। ठीक है, so we have to remember it is focusing more on forward linkages, तो हमें उस पे ध्यान रखना चाहिए। तो पीएनजीआरबी ऑथराइजेस द सीजीडी नेटवर्क, natural gas, crude oil है ये, and then their petroleum pipelines determines the tariff, lay down the technical and safety standards. इसका नोडल, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू फॉर प्रीलिम्स, नोडल मिनिस्ट्री है पेट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसका बोर्ड का सीट है इन दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट कि दिल्ली में इसका सीट है। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ वन चेयरपर्सन, 3 मेंबर्स एंड वन अनदर मेंबर जो लीगल बैकग्राउंड से रहेगा। नाउ ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, दिस इज यूपीएससी पीवाईक्यू, यूपीएससी का पीवाईक्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी क्वेश्चन था इफ यू हैव इंटरप्रेटेड द क्वेश्चन करेक्टली। तो consider the following statement: petroleum PNGRB, that is petroleum and natural gas regulatory body, is the first regulatory body set up by the government of India. क्या ये फर्स्ट 2006 में बना गया था? तो 2006 तक क्या कोई 2006 तक कोई रेगुलेटरी दूसरा बॉडी बना ही नहीं है? नो, इट कांट बी लाइक दैट, फर्स्ट तो नहीं हो सकता। So one gets eliminated, we can reach to the answer as B, 2 and 3 only. But let us see other option. One of the tasks of PNGRB is to ensure competitive gas markets. Yes, forward linkage पे focus करता है। Appeals against the decision of PNGRB go to appellate tribunals for electricity. Yes, definitely ये भी सही है, याद रखना है हमें। तो तो पहला रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। द पीएनजीआरबी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2006 एज यू ऑल नो। द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ट्राई इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन इंडिया। तो ट्राई हमारा फर्स्ट रेगुलेटर है, ऑलवेज रिमेंबर ट्राई हमारा फर्स्ट रेगुलेटर है एंड नॉट द पीएनजीआरबी। तो आपका टास्क होगा कि आप इस पे जाके इनपुट निकालिए, ट्राई क्या है, किस बॉडी के अंदर है या एक्ट के अंदर है, कौन से मिनिस्ट्री उसको गवर्न करती है, कोई स्पेसिफिक बॉडी है जो उसको जो उसका नोडल हेड है, तो नोडल एजेंसी कौन है। तो इसका आप सर्च करेंगे ट्राई का घर जाकर। ठीक है, US imposes visa ban on Indian executives linked to fentanyl precursor trafficking। तो fentanyl एक केमिकल है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑलरेडी यूपीएससी साइंस एंड टेक में केमिकल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है एंड दे हैव बीन आस्किंग अगेन एंड अगेन, लाइक कोई फर्टिलाइजर के लिए यूज हो रहा है, कोई पेस्टिसाइड के लिए यूज हो रहा है, कोई टॉयलेटरीज के लिए यूज हो रहा है, तो उसके ऊपर डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये केमिकल किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है। तो फेंटेनिल क्या है उसके बारे में जानते हैं। इट इज अ पोटेंट सिंथेटिक ओपियोइड लाइक मॉर्फिन और हेरोइन। हमने ऑलरेडी 2 दिन पहले देखा था रिगार्डिंग ओपियम, ओपियम प्रोडक्शन फ्रॉम पॉपी सीड्स इन इंडिया, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे वो मॉर्फिन और ये सब बनाने में हेल्प करता है। तो इट इज़ अ सिंथेटिक, नॉट नेचुरल बट सिंथेटिक। पॉपी सीड्स से जो हम गम, पॉपी गम निकालते हैं, दैट इज योर नेचुरल, बट दिस इज सिंथेटिक, मतलब आर्टिफिशियली बनाया गया है। It is both a prescribed drug and drug that is at times made used illegally. It is made entirely in laboratory, यही मैं बता रहा था कि it is properly artificial या 100% artificial with no natural ingredients, with no natural ingredients. It was developed as a prescription medicine for treating severe pain such as pain after the surgery. So it is developed as a prescription medicine for treating severe pain after the surgery वाला।
वैन यूज एज प्रिस्क्राइब्ड इट इज़ वेरी इफेक्टिव, अगर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से यूज़ किया तो बहुत सही है, अदरवाइज इट इज़ फेटल बिकॉज इसमें ओवरडोज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज with other medicines just before or during the operation to help in anesthetic, तो anesthetic के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसको बोला जाता है इट इज 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन एंड 50 टाइम्स मोर पोटेंट देन हेरोइन एज एन एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक में अगर देखा जाए तो 100 टाइम्स इट इज मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। इट एक्ट्स ऑब्वियसली, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा, जो कि बेसिकली ब्रेन पे अटैक करता है टू रिलीव द पेन, क्योंकि हमें जब भी पेन होता है तो हमारा सेंसेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है टूवर्ड्स द ब्रेन, फिर जो रिएक्ट करके बताता है कि यस यू हैव टू रिएक्ट टू दैट पेन। लेकिन अगर वो ब्रेन को सेंसेशन मिलेगा ही नहीं, ब्रेन को सेंसेशन पहुंच ही नहीं दे रहा है रिगार्डिंग योर पेन, अगर उसको हम कट डाउन कर रहे हैं, बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम को हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि आप वो दर्द का सिग्नल भेजो ही मत टूवर्ड्स द ब्रेन, तो हम वो रिएक्ट ही नहीं या पेन फील ही नहीं कर पाएंगे। तो ये उसी नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है या एक्ट करता है। Fentanyl is cheap for drug dealers to make into a street drug compared to other opioids, but is more powerful. It is cheaper because synthetic है, yes, तो street drug बनाने में बहुत आसानी होता है, but it is more powerful because only a few grains is enough to kill someone. So that's why it is very harmful and potent. इसके लिए इसके ट्रेड के ऊपर या मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड व्हाट आर द ओपियोइड्स? ओपियोइड्स क्या होते हैं? द टर्म ओपियोइड्स include compounds that are extracted from the poppy plants as well as semi-synthetic and synthetic compounds with similar properties. Opioids are commonly used for the treatment of pain. Yes, पेन के लिए यूज करते हैं, मॉर्फिन, फेंटेनिल, ट्रामाडोल, ये सब इसका पार्ट है। Their non-medicinal use, prolonged use, misuse, use without medical supervision can lead to opioid dependence, जिसको हम drug addiction बोला जाता है। It is nothing but your drug addiction. Due to their pharmacological effect, opioids can cause breathing difficulties and opioid overdose can lead to sometimes death too. Apart from fentanyl, other opioids include oxycodone, morphine, codeine, and heroin. Now try to attempt this question. इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी पूछता है वन लाइनर बेस्ड में कि फैंटानिल फ्रिक्वेंटली न्यूज ग्लोबल न्यूज क्या होता है? अ नॉन स्टेरॉयडल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, अ सिंथेटिक ओपियोइड एनाल्जेसिक फॉर far more potent than morphine. Yes, this is true. A plant based hallucinogenic used in traditional medicine? No, ये तो पूरा synthetic है, as we remember ये synthetic है। A naturally occurring alkaloid? No, naturally नहीं, again synthetic है। So answer here is B. Now last news of the day. A year before Adani case, expertise gag, Supreme Court has warned of slap. तो slap क्या है? ये हमारे लिए terminology है in पॉलिटी, ये इंपॉर्टेंट है कि ये होता क्या है एंड इसका मेंस में हम यूज़ कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं। तो GS2 के लिए ये बहुत रिलेवेंट बन जाता है। तो स्लैब क्या है? इट इज स्ट्रेटेजिक लॉसूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो स्ट्रेटेजिक लॉसूट होता है अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। ये मेरिटलेस सूट्स होते हैं, सोलिली यूज टू ड्रैग द अपोजिंग पार्टी थ्रू protracted litigation to dry up their resources. So for example, there is a company, a huge company, ठीक है, जिसके पास बहुत रिसोर्सेस है, हैव ह्यूज चंक ऑफ रिसोर्सेस, और ये कुछ गलत चीज कर रहे थे, तो किसी ने इसे एक्सपोज किया, बट नाउ दे हैव ड्रैग देम इन द कोर्ट। अब इनके पास तो रिसोर्सेस है, ही डजंट हैव द रिसोर्सेस, इन्होंने शायद इस पे डिफेमेशन का केस लगा दिया, डिफेमेशन का केस लगा दिया फॉर देयर कंपनी। नाउ दे हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज, तो वो तब तक इसको एक्सप्लॉइट करेंगे जब तक इसके सारे रिसोर्स एग्जॉस्ट ना हो जाए। एंड वंस हिज रिसोर्सेस, रिसोर्सेस में आपका मनी आ जाता है, टाइम आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, एंड जब वो एग्जॉस्ट होता है देन ही हैज नो अदर ऑप्शन देन टेकिंग हिज फुट बैक एंड बिल्डिंग अ स्टेटस को। तो जो
जो एक्सपोज किया था और वो जो केस था उसको भी उसको वापस लेना पड़ता है, एंड अदर देन दैट ये केस में भी शायद डिफेमेशन के केस में ही हैज टू सब पे टू द कंपनी. तो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ स्लैब. यही होता है स्लैब. So these lawsuits are typically filed by the influential and wealthy individuals, obviously, or businesses against the people who criticize them, conduct investigation, communicate or express opinions on the matters of public interest. Obviously, उन public के ऊपर ही किया जाता है जिनके पास limited resources होता है. Slabs often target journalists, yes, because journalists are mostly the one जो expose करते हैं ये सबको, या फिर whistle blowers भी हो सकते हैं, and the media as well as NGOs. NGOs भी इस चीज के लिए काम करते हैं, researchers काम करते हैं, writer, artist and human right defenders. Yes, आज अभी हम जैसे देख भी रहे हैं कि if someone is speaking against someone very influential, be it a artist, comedian, तो उनके ऊपर स्लैप का केसेस आ रहा है ज्यादा, एंड दे आर बीइंग टारगेटेड. Now slabs shut down critical speech by intimidating critics and draining their resources. तो basically फ्रीडम ऑफ स्पीच को इनडायरेक्टली कर्ब किया जा रहा है यूजिंग द स्लैप मैकेनिज्म. स्लैप मैकेनिज्म से इनडायरेक्टली आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किया जा रहा है, बिकॉज आपके रिसोर्सेज को इतना ड्रेन कर दिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम आप सोच भी नहीं सकते कि वेदर आई शुड से और नॉट से अबाउट इट और नॉट रिगार्डिंग द कंपनी, बिकॉज इवेंचुअली वो वापस डिफेमेशन का या कोई अदर मेरिटलेस सूट ले आएगा मेरे अगेंस्ट, एंड मेरा जो बचा कुचा रिसोर्सेज है उसको भी ड्रेन कर देगा. So this is nothing but your slab. So you can use this in today's scenario. अगर polity of GS2 में they ask regarding the situation arising in the country, also you can use this in your essay वाला thing, and also GS4 ethics में जहाँ पे ethics की बात आती है regarding the things, तो वहाँ पे भी आप इसकी बात कर सकते हो. Moreover, one core characteristic of this kind of action is disparity of power and resources between plaintiff and the defendant. Yes, यहाँ पे इक्वालिटी का बैलेंस नहीं रहता है, बिकॉज प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट दोनों में डिस्पैरिटी ऑफ पावर एंड रिसोर्सेस होता है. फिर बाद में वो एग्जॉर्बिडेंट क्लेम्स करते हैं फॉर डैमेजेस एंड एलिगेशन डिजाइन टू स्मेयर, हैरेस एंड ओवरवेलम द एक्टिविस्ट एंड द सिविल सोसाइटी. Many nations like USA, Canada, UK have enacted anti-SLAPP laws. तो बहुत सारी कंट्रीज में anti-SLAPP laws है, बट इंडिया में अभी तक ये नहीं है. For granting early dismissal of frivolous suit and free shifting to protect public participation. India has no such statute as of now, so court must rely on existing civil procedure rules and constitutional guarantees. सुप्रीम कोर्ट ने वॉर्न किया था अगेंस्ट स्लैप सूट्स, एम्फोसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्सप्रेशन इन डिफेमेशन केसेस. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है दैट स्लैप का यूज के अगेंस्ट एम्फोसाइज किया है प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिज्म को, सो दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच को मेंटेन रख सके, क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रख सके इन इन द सोसाइटी. बिकॉज अगर स्लैप सूट्स होते रहे अगेन एंड अगेन, तो अकाउंटेबिलिटी खत्म होती जाएगी, अकाउंटेबिलिटी इरोड होती जाएगी, ट्रांसपेरेंसी इरोड होती जाएगी फ्रॉम द सोसाइटी. सो दिस सॉर्ट ऑफ सूट्स मस्ट बी स्टॉप, एंड इट कुड बिकम अ गुड डिस्कशन इन योर एसए का टॉपिक, GS4 का टॉपिक या GS2 का, if any such topic is asked in your examination. So that is it from today's current affairs. We'll meet you guys tomorrow again. Thank you.